छात्रगण, आज हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है। इसी तरह से हम लोग लगातार जो हिंदी व्याकरण में आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं उसका वीडियो बना के मैं हर बार आपको सेंड करता रहूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मनुष्य अपने मन के भावों को कई प्रकार से प्रकट करता है, इसलिए कभी कभी कुछ संकेत को यूज़ करता है। जैसे हमारा यहाँ पहला पिक्चर में देखिए, ये ट्रैफिक हवलदार क्या कर रहा है, अपने इशारों के द्वारा ट्रैफिक का नियंत्रण करता है। यहाँ पे ये शिक्षिका क्या करे, अपने बच्चों को बोले कि कृपया शोर न करें। तो ये सब संकेत की भाषा और इसका प्रयोग हम लोग कभी कभी करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा क्या है, तो आप कहिएगा मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा भास धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। जो ध्वनि संकेत हमारे मुख से किसी प्रकार भाव या विचार को प्रकट करने के लिए निकलते हैं, वे भाषा कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, भाषा अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदी में हम लोग जल या पानी कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसी को हम लोग वाटर कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक का मतलब हुआ जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो हो गया मौखिक भाषा, और जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो हो गया लिखित भाषा। मौखिक भाषा का जन्म लिखित भाषा से पहले हुआ है, क्योंकि मनुष्य जब भी अपने विचारों को स्थायी रूप देने को उसकी इच्छा हुई होगी कि मैं क्या करूं कि मेरा स्थायी हो जाए विचार, तो उसने लिखित भाषा का उपयोग किया होगा। और आज से हजारों वर्ष पूर्व शिलालेख क्या होते हैं बच्चों, तो शिलालेख बोलते हैं जो पत्थर पर लिखे हुए कुछ नोट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है शिलालेख। और मनुष्य हमेशा से यह इच्छा करता है कि उसके विचारों को आने वाली पीढ़ियां जाने। यह काम मौखिक भाषा के द्वारा संभव नहीं है। यही कारण है कि लिखित भाषा का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि लिखित रूप भाषा को स्थायी और सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों को भाषा के आगे हम लोग जो अगला टॉपिक है वो है लिपि। लिपि क्या होता है, तो भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, लिपि क्या होता है, तो भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है। यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारी लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं इस ओर में, लेकिन फारसी लिपि अर्थात उर्दू बाएं से दाएं से बाएं उल्टा लिखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, बोली क्या होता है, तो बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली होती है। कहा जाता है कि बोली हर 10 कोस के बाद बदल जाती है। हिंदी भाषा तथा बोलियों के बारे में हम लोग अब जरा जान लेते हैं। देखिए, वर्तमान हिंदी भाषा के जन्म का इतिहास जो है काफ़ी लंबा है। जैसे हम लोग जो बोलते हैं वो हमारा अपभ्रंश भाषा में हिंदी है, लेकिन ये मुख्यतः हिंदी जो बोला जाता है सब का मूल संस्कृत है। संस्कृत से कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, असमिया, बंगला, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती इत्यादि अनेक भाषाएं निकली हैं। हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में होता है। आज हम जिस हिंदी को पढ़ते व बोलते हैं वह खड़ी बोली का परिष्कृत मतलब सुधरा हुआ निखरा हुआ रूप है। खड़ी बोली 10वीं शताब्दी के आसपास से प्रयोग होने लगी थी। देखिए बच्चों, हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा है, हमारे भारत देश की। इसलिए 14 सितंबर 1949, याद रखिएगा आप लोग, 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत देश के संविधान के 343वें अनुच्छेद के अनुसार इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी शब्द का प्रयोग आपका ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी तथा खड़ी बोली के लिए किया जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा की 18 बोलियां या उपभाषाएं हैं जो कि यहाँ ऊपर में दी गई हैं। अब हम लोग जानते हैं भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है। भाषा और व्याकरण के बारे में ध्यान से देखिए,
हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द और वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि, शब्द तथा वाक्य रचना व प्रयोग की उपयुक्तता व सार्थकता कहने का मतलब है कि सही प्रकार से उसका यूज हो सके। ध्वनि का, शब्द का, वाक्य का, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और यही नियम हमारा व्याकरण कहलाते हैं। इस प्रकार से व्याकरण की परिभाषा हो गई कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण क्या है, तो आप बोलिएगा कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, मतलब उसके बारे में बतलाना। देखिए यहाँ पे व्याकरण में मुख्यतः 3 प्रकार होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगले वीडियो में मैं वर्ण विचार के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि अपने भाव और विचारों को हम बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं और ये भाषा कहलाती है। इस प्रकार से भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। और जैसे यहाँ पे कुछ लिपि दिया गया है, संस्कृत और हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का फारसी। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आज की हिंदी खड़ी बोली कहलाती है और 14 सितंबर 1949 को संविधान के 343वें अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तभी से हम लोग प्रत्येक 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। हिंदी हमारे पूरे भारतवर्ष की संपर्क भाषा है, भारत देश की। भारत भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द तथा वाक्य। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस वीडियो के द्वारा ये समझ में पूरा अच्छा सा आ गया होगा भाषा के बारे में। अगली वीडियो में मैं मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।